हर चैप्टर के बारे में हम बेहतर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और पायनियर प्लस एकेडमी के माध्यम से हम इकोनॉमिक को एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हम इकोनॉमिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक की शुरुआत करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक के मतलब, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा ये होगा कि हम ये आपको बताएंगे कि इकोनॉमी होता क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत जीरो से किया है हम लोगों ने, बाकी सब 1 2 3 4 से होता है, पर हम जीरो से शुरुआत करने जा रहे हैं। जीरो के मतलब होता है बेस। बेस का मतलब यहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, ये शब्द आया कहाँ से। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक के बारे में हम वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहले इकोनॉमिक के फादर किसे कहा जाता है। हम तीनों फेज की बात करेंगे। हम बात करेंगे प्राचीन भारत काल में इकोनॉमिक की शुरुआत कहाँ से हुई। हम ये बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत में मेडिवल्स इंडिया के अंदर में इकोनॉमिक, हमारे भारतीय एरा का इकोनॉमिक क्या होता था। और हम ये भी बात करेंगे कि आज मॉडर्न इंडिया के अंदर में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ये भी हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, इकोनॉमिक्स का जन्म कहाँ हुआ। और ये भी हम बात करेंगे कि कितने बड़े बड़े वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट और विद्वानों के द्वारा इकोनॉमिक के नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे, जैसे एडम स्मिथ हुए और केनेथ साहब हुए, कार्ल मार्क्स साहब हुए। ये सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वास्तविक में इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ और उसके प्रति हमारी विचारधारा कैसे बदली और हमारे जीवन में इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब चलिए, दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी में हम सिर्फ बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर हमारा शुरुआत होगा इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन होता क्या है? जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर में महंगाई बढ़ती जा रही है, उस महंगाई के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर किस तरीके की पद्धति अपनाया जाए या कौन सी विचारधारा, कौन सी कॉन्सेप्ट अगर भारत सरकार अप्लाई करेगी ताकि हमारे इन्फ्लेशन पर या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो सके। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एक छोटा सा शब्द है, ज्यादातर हम सुन लेते हैं कि हमारे देश में दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पर वास्तविक महंगाई है क्या, महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, इस चीज के बारे में हम गहराई से जानेंगे। महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिनइन्फ्लेशन क्या है, आपका रिसेशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। ये सारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, सारे टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेशन की बात हम इसमें हम करेंगे। आपका इन्फ्लेशन है क्या एक्चुअली में। चौथा तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की बात करेंगे। बैंकिंग प्रणाली में हम ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ बैंक क्या था, सबसे पहले भारत में सबसे पहला बैंक की स्थापना कब हुई थी। कई बार पेपर में ये पूछे जाते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कई सवाल पूछे जाते हैं। हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारतीय बैंकिंग प्रणाली काम करती है। हम ये बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ कितने तरीके के बैंक हैं। बैंकिंग में हम ये पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मार्केट पर उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, कैसे सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाकर भारत के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। हम ये भी पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से हमारा जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया अभी इस देश के अंदर में है, तो उसका कैसा स्थिति है, किस प्रकार एनपीए क्या होता है, ये सारे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका हम चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो है आपका बजट एंड टैक्सेशन, बजट और कराधान। बड़ा सिंपल सी बातें हैं कि बजट जैसा कि हम पढ़ेंगे कि भारतीय बजट के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि हमारा किस प्रकार से आर्टिकल 12 के अंदर में बजट शब्द का प्रयोग
नहीं किया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। बजट होता क्या है, बजट क्या होता है, बजट में कौन कौन सी पहलू आती है, बजट का मतलब क्या है, और उसके बाद उसके साथ साथ हम टैक्सेशन की बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है, कितने प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में हम बैंकिंग सिस्टम, ये बजट एंड टैक्सेशन के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का मतलब ये नहीं है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से 1991 के दशक में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जब पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से होकर गुजर रहे थे, तो उस दौरान में हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से हमारे देश के अंदर में एलपीजी पॉलिसी लाया गया, और उसी एलपीजी पॉलिसी के माध्यम से आज हमारा देश जो है विश्व के छठे सबसे बड़ी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था वाली देश आज बन गई है। तो ये सारी कहानियां एलपीजी पॉलिसी के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम 6 जो आपका है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। इससे पहले पंचवर्षीय योजना की कुछ कहानी की बात करेंगे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसे हुई, और हर पंचवर्षीय योजना में भारत का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या रहा था, इस योजना का टारगेट क्या रहा था, और कैसे कैसे पंचवर्षीय योजना, कैसे कैसे हमारा भारत देश जो है इस योजना को अपनाकर सुदृढ़ होता गया, और अपने अंदर में अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन, जो कमियां थी, उसको इंप्रूव करने की कोशिश किया। तो ये 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के अंदर में हम उस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखिए पर, ये फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय मार्केट। बड़ा आपने सुना होगा वित्तीय मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है ना, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है आपका, ये सारा जो वित्तीय बाजार है, जिसको आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, बीएस कहा जाता है, तो वो बैंकिंग मार्केट के अंदर में, सिस्टम के अंदर में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में हम बात करेंगे, हम कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में हम बात करेंगे, हम सेबी के बारे में बात करेंगे, जो ज्यादातर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 8वां सबसे बड़ी बात है, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम की बात हम कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय कहा जाता है कि कोई भी देश जो है शक्तिशाली अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। आज अक्सर हम कहा करते हैं कि अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली देश है, तो शक्तिशाली देश होने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था सबसे शक्तिशाली और सबसे बेहतर है। तो नेशनल इनकम के अंदर में हम ये पढ़ेंगे कि हम भारत की, हमारी जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद भारत की क्या है, भारत की जीएनपी क्या है, भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है। हम पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आय कैसे निकाले जाते हैं, और हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट भारत की राष्ट्रीय आय को बेहतर बनाने में मदद करता है। और आज हमारा देश जो है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की 5वीं 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ है, इनमें नेशनल इनकम का क्या योगदान है, तो इस चीज के अंदर में हम बात करने वाले। और 9th जो चैप्टर आपका होगा वो होगा फॉरेन ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। बड़ा विचित्र सी बातें है कि जब हमारा भारत देश 1991 से पहले जब एलपीजी की कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, तो एक इकोनॉमिक, एक तरीके से अर्थव्यवस्था अपनाता था, क्लोज टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स हुआ करता था। लेकिन फॉरेन ट्रेड का क्या योगदान है देश को डेवलप्ड और डेवलपिंग बनाने में। फॉरेन ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, कैसे एक देश दूसरे देश के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से हम वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन करने की कोशिश करती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फॉरेक्स एक्सचेंज को मेंटेन करती है। हम किस पर आईएमएफ का क्या योगदान है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है उसका, ये सारा चीज के बाद। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमारा देश जो है बेरोजगारी से होकर गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से। तो हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है,
और अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे छुटकारा पाया जाए और सरकार कौन कौन सी ऐसी कदम उठाएगी ताकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा प्राप्त हो सके। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, कितने तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, है ना। और 11 आपका जो चैप्टर है वो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। आजकल के ज्यादातर एग्जामिनेशन के अंदर में, एग्जाम के अंदर में एक या दो सवाल अंतरराष्ट्रीय संगठन से आता ही आता है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के एग्जांपल में आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, आज हमारा IMF हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑफ हुआ आपका, आप वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और लास्ट जो आपका चैप्टर होगा टाइप ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, कितने प्रकार के बाजार होता है, बाजार मोनोपोली क्या होता है, ये सारा सिस्टम हम टाइप ऑफ मार्केट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो था ये चैप्टर है जो आने वाले टाइम में हम पढ़ने वाले हैं और हर चैप्टर के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर चैप्टर से रिलेटेड हम सवाल भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मैं ये बताने के बारे में साथ साथ कोशिश करता रहूंगा कि इस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो कि आखिर इस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। और मैं जितनी भी चैप्टर की बात यहाँ पर अभी मैंने आपको किया है, मैं कोशिश हमारी ये रहेगी, कोशिश नहीं 100% के साथ ये कहता हूँ कि भारत के UPSC तक के कुछ सवाल विशेष करके कोई भी सवाल आप इन सारे चैप्टर से, इकोनॉमी से रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा है सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मेन चैप्टर जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स से, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स को जानने के लिए थोड़ा सा हम पीछे बैक में जाएंगे कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुई, बड़े बड़े जितने भी इकोनॉमिक्स थे उनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले सवाल अगर देखा जाए तो सबसे पहला एक सवाल आता है हमारे पेपर के अंदर में, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ साहब। तो एडम ऑफ स्मिथ कैसे, सबसे पहले मैं बात करूं तो एडम स्मिथ का जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 1790 के आसपास हुआ था, मतलब 63 साल का जीवन उन्होंने यापन किया। लेकिन उन 63 सालों के अंदर में एडम स्मिथ साहब का ये विचारधारा नहीं थी कि वो एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देना चाहते थे। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और उसी शिष्यों के पढ़ाने के दौरान में एक बुक की रचना की थी। बुक की रचना करने के पीछे उनका एक मकसद था कि वो अपने शिष्य को बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहे और उन्होंने एक बुक की रचना की। उस बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन इन 1776। 1776 ईस्वी में उन्होंने इस बुक की रचना की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। और इस बुक ने, आप ऐसा कहा जाता है कि ये बुक तो उन्होंने लिखा था अपनी विचारधारा के आधार पर, और ये बुक जो है पूरी दुनिया को एक अर्थव्यवस्था का एक नई नीति के रूप में सामने आता है और पूरी दुनिया को एक अर्थव्यवस्था को एक नई तरीके से सोचने का एक तरीका देता है। तो उन्होंने इस बुक की रचना की थी। इसीलिए कहा जाता है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न, फादर आधुनिक जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का पिता जो है, जनक जो है, एडम स्मिथ को कहा जाता है, क्योंकि इस बुक ने पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था को नई तरीके से सोचने की एक नए कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया। अब चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इससे पहले थोड़ी सी घटना के पीछे चलते हैं। हमारे भारत के अंदर में की बात करें तो भारत का इकोनॉमी का इतिहास क्या रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐसे माना जाता था हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हम लोग कहीं न कहीं आधुनिक भारत, प्राचीन भारत में हम लोगों ने पढ़ा था। एंशिएंट इंडिया के अंदर में पढ़ा है हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो आपने देखा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में किस प्रकार से मेसोपोटामिया के सिक्के देखने को मिलते हैं, है ना, या दूसरी सभ्यता के कुछ सिक्के देखने को मिलते थे। इससे क्या पता चलता था कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के दौरान, उस दौरान हड़प्पा सिविलाइजेशन किसी दूसरे सभ्यता के साथ व्यापार प्रसार करता था। तो उस शुरुआत में हुई, लेकिन उसकी कोई लिखित पहलू नहीं है। एक एविडेंस है कि हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहीं न कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरू हुआ, क्योंकि सिविलाइजेशन वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन पिक्चर में कब से आता है? चाणक्य कौटिल्य के द्वारा। आप चाणक्य के बारे में आप जानते हैं, कौटिल्य कौन थे, चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के, सम्राट जो चंद्रगुप्त थे उनके गुरु थे। उनके आप कह सकते हैं कि इंडियन स्टेटमेंट्स, उनको फिलोसफर भी कहा जाता है। वो चीफ एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन एम्पायर आपका चंद्रगुप्त हुआ करते थे, चंद्रगुप्त के हुआ करते थे। तो ये जो चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उन राज्य में, चंद्रगुप्त के दौरान में, उन्होंने एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, एक ऐसा बुक तैयार किया जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सिर्फ अर्थ से रिलेटेड नहीं था। अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी, पैसा। सिर्फ पैसे की बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से किसी भी राज्य की व्यवस्था और उसकी प्रशासन व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है, इन सारे अर्थशास्त्र के अंदर में लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र, एक अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा हुआ था, वो हमारे भारतीय इकोनॉमिक की भी एक नई विचारधारा को देती है। इसीलिए अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र जो है हमारे इतिहास के पन्नों में एक नई रूपरेखा लेकर आती है। अब चलिए, हम सबसे पहले हम इनकी बात तो किया, चाणक्य की। इसके बाद हम चलते हैं मर्केंटिलिज्म थ्योरी की बात करते हैं इकोनॉमिक में, हिस्ट्री में। तो मर्केंटिलिज्म 16 to 18 सेंचुरी के दौरान में इस थ्योरी को दिया गया। लेकिन ये थ्योरी कहता था कि ये स्टेट जो है, जो सरकार जो होती है, सरकार को अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मर्केंटिलिज्म थ्योरी के आधार पर। फिर आपका फिजियोक्रेट्स ने मिडिल 18th सेंचुरी जस्ट इसका अपोजिट उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो है, ये लोग इकोनॉमिक्स की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे और इकोनॉमिक्स को जन्म देने में या उसको बेहतर तरीके से समझने में इन लोगों का काफी मदद था। चौथा जो हमारे पास आता है वो क्लासिकल आइडियोलॉजी, जो 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, और इसी को मॉडर्न इकोनॉमिक्स के रूप में माना जाता है। इनमें बड़े बड़े विद्वान और हमारे इकोनॉमिस्ट हुए, जैसे एडम स्मिथ साहब हुए, है ना, आप देख सकते हैं, रिकार्डो हुए, जेएस मिल हुए, है ना, मैलथस हुआ। ये जितने भी लोग हुए, उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स को एक बेहतर तरीके से समझने का एक आइडिया या कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, है ना। तो ये आपका ओरिजिन था। आगे कुछ चीजों पर हम बात करेंगे, है ना।